मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा विषय है, आज जो हमारा सब्जेक्ट है, वह सीनियर सिटीजन्स व माता पिता से रिलेटेड है, जिसके बारे में अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है, जो कि उनके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद, बड़ी ही उनके लिए हितकारी है और उनके जो हितों को ध्यान में रखने वाली है। तो मित्रों, जो आज हम जो बात करेंगे वो है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, यानी कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 से रिलेटेड है, जिसको शॉर्ट में सीनियर सिटीजन एक्ट या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 भी कहते हैं। तो मित्रों, ये भारतीय समाज में जो है शुरू से ही बुजुर्गों के विषय में जो है विशेष सम्मान और उसके देखभाल के पात्र रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में अभी हाल ही में चिंता जाहिर की है कि जो पारिवारिक विघटन हुए हैं, जो एकल परिवार हुए हैं, वह परिवार जो छोटे हो गए हैं, उससे जो है बुजुर्गों को, माता पिता को, सीनियर सिटीजन्स की देखभाल में जो है काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा है। उनकी उचित देखभाल नहीं हो पाती है और उसी समस्या से निपटने के लिए, उसी समस्या के निदान के लिए जो मौजूदा अधिनियम है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट है, जो वरिष्ठ नागरिक जो अधिनियम है 2007, इसकी जो है परिकल्पना की गई और इसको जो है संसद द्वारा पारित करके 29 दिसंबर 2007 में इसको नोटिफाई किया और उस दिन से ये प्रभावी हुआ। तो मित्रों, जो अधिनियम में जो है मुख्य रूप से जो प्रावधान है, जो माता पिता के देखभाल से संबंधित है, वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके मेंटेनेंस, देखभाल और उनकी संपत्ति के रखरखाव से संबंधित प्रावधान है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो इसको जो मुख्य जो इसके प्रावधान हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हितकारी हैं, लाभकारी हैं, उनके जो कल्याण को, उनके जो भरण पोषण को और उनके जो संपत्ति के रखरखाव से रिलेटेड, उनको हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला अपना दिया है, उसके विषय में अब जो है विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि प्रश्न ये उठता है कि जब ऑलरेडी 125 सीआरपीसी यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता व 144 बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान मेंटेनेंस के ऑलरेडी हैं, तो इसकी आवश्यकता क्या थी, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इन सबको जो है उत्तर देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है व्याख्या दी है, तथा जो एक्ट में भी जो अधिनियम जो पारित किया गया, उसमें जो जो मंशा थी कानून बनाने, उनकी मंशा यही थी कि जो 125 में सीआरपीसी के भरण पोषण में जो पेचीदगियां हैं, जो कानूनी जो दाव पेच हैं, जो लिखा पढ़ी का जो खर्चा है, जो लिखा पढ़ी का जो सिस्टम है, जो गवाही का प्रक्रिया है, अदालत में आना जाना है, वकील को जो एंगेज करना है, ये सब काफ़ी पेचीदा और खर्चीला होता था, जिसमें काफ़ी समय भी लगता था। तो इन सब से बुजुर्गों को, माता पिता को, सीनियर सिटीजन्स को बचाने के लिए इस अधिनियम को प्रभाव में लाया गया। तो इस अधिनियम के मुताबिक जो है इन सब ये जो कार्रवाई जो भी होती है इस अधिनियम के तहत, वो एक समरी ट्रायल है, एक छोटी सुनवाई के पश्चात जो है इसमें आदेश दे दिए जाते हैं। इसमें लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए साधारण आप दरख्वास्त दें, चाहे उसको आप हाथ से ही लिख के दे दें। इसमें अधिवक्ता या वकील की सेवाएं लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं लिखकर जो है ये प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो इसमें जो अधिकृत किया गया है, मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो उपखंड अधिकारी, एसडीएम जो लेवल का अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है, उसको इसके लिए अधिकृत किया गया है। और जब वो सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक से अधिनियम से संबंधित मामले सुनता है, तो वो अधिकरण कहलाता है, यानी कि वो ट्रिब्यूनल के रूप में काम करता है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि एसडीएम लेवल से नीचे का जो अधिकारी जो है इन ट्रिब्यूनल के रूप में काम नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही इसमें जो है ये भी व्यवस्था की गई है कि जो रख रखाव होगा संपत्ति का, जो बुजुर्गों के भरण पोषण से संबंधित जो भी व्यवस्था होगी, माता पिता के भरण पोषण जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनके भरण पोषण की जो भी व्यवस्था होगी, उन सब के लिए जो जिले का डीएम होगा, धारा 22 के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जिले का, वो इन सब के लिए जिम्मेवार होगा। लेकिन जो है कार्रवाई जो जहाँ पर भी की जाएगी, वहाँ के इलाके के एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उसके यहाँ आवेदन किया जाएगा और वो समरी ट्रायल के बाद यानी छोटी सुनवाई के बाद उसमें आदेश पारित करेगा। और उसमें जो भी भरण पोषण के आदेश पारित करने हैं, संपत्ति के रखरखाव के बारे में जो भी आदेश पारित करने हैं, सीनियर सिटीजन्स के जो हित में जो आदेश पारित करने हैं, वो
आदेश पारित करेगा और उसके जो सीनियर सिटीजन या माता पिता के लिए जो भी भरण पोषण के लिए उत्तरदायित्व है उनके विरुद्ध आदेश पारित कर सकेगा। तो इसमें ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं है, ज़्यादा सुनवाई में समय नहीं लगता है, छोटी कार्रवाई होती है और जो वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन व माता पिता के लिए काफ़ी लाभकारी है। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो सेक्शन 9 है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का, उसमें जो है दरख्वास्त देने की, प्रार्थना पत्र देने की, एप्लीकेशन देने के प्रावधान है। वहाँ इलाके के एसडीएम को आप हाथ से लिख के टाइप करा कर या जैसा भी आप उचित समझते हैं वैसा प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि उसका जो भरण पोषण जो है अपना करने में असमर्थ है। यदि माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो वे अपने पुत्रों से, अपनी पुत्री से, अपनी वारिसान से और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी जो है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं यदि वे असमर्थ है। इसी तरह जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, वह भी ऐसे प्रार्थना पत्र जो है अपने उपखंड अधिकारी, अपने एसडीएम के यहाँ पेश कर सकते हैं, जिसके अंदर कि वे अपनी संपत्ति के रख रखाव के बारे में, यदि उन्होंने संपत्ति अपने पुत्रों को, अपनी पुत्री को, अपने उत्तराधिकारियों को या अपने रिलेटिव्स को दे दी थी इस मंशा से कि वे उसकी देखभाल करेंगे, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे और उसके बदले में उनको संपत्ति देना, लेकिन वे या तो रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं देखभाल के लिए या उनकी सेवा ससुर के लिए या उनके जो उचित सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में वे असमर्थ रहते हैं, तो इस तरह के प्रार्थना पत्र वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मित्रों, जो इस संबंध में जो प्रावधान है जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो व्यवस्था दी है, जो अपना जजमेंट दिया है, वो सेक्शन 23 है, जो कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम यानी सीनियर सिटीजन्स एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रावधान है, सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 ये कहता है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपने रिश्तेदारों को, अपनी पुत्री को, अपनी वारिसान को, अपने पुत्र को या अपने उत्तराधिकारियों को कोई संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल हो, ऐसी संपत्ति को जो हस्तांतरित करता है, ट्रांसफ़र कर देता है और ऐसी इस आस से करता है कि वे जीवन पर्यंत उसका जो है ख्याल रखेंगे, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, लेकिन वे या तो भरण पोषण नहीं करते हैं या भरण पोषण करने में असमर्थ रहते हैं, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो है वरिष्ठ नागरिक है वह अपने इस अधिकार की सुरक्षा के लिए वो जो उसने हस्तांतरण किया है, जो ट्रांसफ़र किया है, चाहे वो गिफ्ट डीड किया हो, दान पत्र के जरिए किया हो, चाहे रिलीज डीड किया हो या अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा संपत्ति का ट्रांसफ़र या हस्तांतरण उसने अपने रिश्तेदारों को, उत्तराधिकारियों को किया है, तो उसको निरस्त कराने के लिए वह आवेदन कर सकता है। और यदि ये पाया जाता है जांच में कि जो है उसके जो संपत्ति का जो हस्तांतरण किया गया था, संपत्ति का ट्रांसफ़र जो किया गया था, तो ट्रांसफ़र ही है, जिसको संपत्ति प्राप्त हुई है वह देखभाल नहीं करता है या देखभाल करने में मना करता है या देखभाल करने में असमर्थ है, तो जो संबंधित जो ट्रिब्यूनल है, संबंधित जो एसडीएम साहब है, संबंधित उपखंड अधिकारी हैं, ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं और उस जो पत्र है, जो डीड है, जो गिफ्ट डीड है या जो ट्रांसफ़र डीड है या जो तर्क डीड है, रिलीज डीड है या कोई भी जो ऐसा विलेख है, ऐसा पत्र है जिसके द्वारा वो ट्रांसफर, तो उसको जो है वो नल एंड वॉइड या उसको शून्य करार दे सकता है और ऐसा माना जाएगा कि वह जो ट्रांसफ़र था, वह जो हस्तांतरण था, वह धोखे से, दबाव से या बहका कर करवा लिया गया था। तो मित्रों, ये जो प्रावधान है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कि सीनियर सिटीजन्स के जो संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति की देखभाल के अधिकार को, वह संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाने के बाद उसके वारिसान, उसके सक्सेसर्स, उसके रिलेटिव्स, उसके पुत्र, उसकी पुत्री जो भी हैं, वो उसकी देखभाल अगर के नहीं करते हैं तो वो उसको कैंसिल कराने के लिए वो सक्षम है और वो ऐसा करा सकता है। तो मित्रों, यहाँ इसमें ये भी प्रावधान है सेक्शन 23 में कि यदि कोई संपत्ति है, यदि कोई स्टेट है, यदि कोई प्रॉपर्टी है जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, उससे उसको गुजर बसर होता है, उसको भरण पोषण मिलता है और ऐसी संपत्ति को किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिससे कि उसको भरण पोषण से वंचित होना पड़े, और जो ट्रांसफरी है यानी कि जो खरीदार है, जो उस संपत्ति को प्राप्त करता है, उसको पता है कि संपत्ति से वरिष्ठ नागरिक का या सीनियर सिटीजन का इस तरह जो है उसका गुजर बसर होता है, उसको भरण पोषण प्राप्त होता है, तो उस भरण पोषण के लिए जो ट्रांसफरी है, जो खरीदार है, जिसको संपत्ति मिली है, वह भी उसके भरण पोषण के लिए जिम्मेवार होगा और उसको भरण पोषण प्रदान
करना पड़ेगा। हाँ, उसको अगर इस बात का ज्ञान नहीं है, उसको इस बात का नॉलेज नहीं है, उसको इस बात का इल्म नहीं है कि उससे उसका भरण पोषण प्राप्त होता है, फिर वो उसको जो खरीद लेता है या अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेता है, तो उसमें वो उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। मित्रों, यहाँ में जो धारा 24 है इसमें जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की, उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। और इसमें पता चलेगा कि जो बुजुर्ग की देखभाल करते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए जिम्मेवार हैं, उनकी देखभाल करते रहे हैं, और यदि वो उसका परित्याग कर देते हैं, उसको अबंडन कर देते हैं, उसको बेसहारा छोड़ देते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है आपराधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। और अगर ऐसा कोई छोड़ेगा और यदि बुजुर्ग व्यक्ति, सीनियर सिटीजन या कोई अन्य व्यक्ति इस बात की शिकायत कर देता है, इस बात का कोई प्रार्थना पत्र जो है संबंधित एसडीएम को उसके प्रसंज्ञान में इस बात को लाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्ग के, जो सीनियर सिटीजन के देखभाल रख रखाव है, उसके भरण पोषण के लिए जिम्मेवार था, उसके विरुद्ध जो है आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। और उसके लिए जो उसको 5,000 रुपये का जो अर्थदंड या 3 माह की उसको कैद हो सकती है। और यहाँ ये भी बताना उचित होगा कि ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल होगा, यानी कि इसमें प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। ये जो पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, और इसके अंदर जो है किसी मजिस्ट्रेट की आदेश की आवश्यकता नहीं है उस कॉग्निजेंस लेने के लिए या प्रसंज्ञान लेने के लिए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसलिए ये वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए, उनकी देखभाल के लिए अत्यंत ही लाभकारी जो है प्रावधान इसमें एक्ट में किए गए हैं। मित्रों, अब हम जो है बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जो है 2 जनवरी 2025 को ये जजमेंट जो है पास किया है। तो अभी बिल्कुल एकदम नया जजमेंट है, जिसके अंदर की वरिष्ठ नागरिकों के हितों का बड़े ढंग से व्याख्या की गई है, उनकी कैसे सुरक्षा की जाए, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कैसे किया जाए, माता पिता जो अपने आप को भरण पोषण करने में असमर्थ पाते हैं, उनकी संतानें, उनके उत्तराधिकारी, उनके रिश्तेदार भरण पोषण के लिए जिम्मेवार हैं, इन सब बातों का उल्लेख करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है निर्धारण किया। तो मित्रों, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मामला था, इस मामले में एक महिला थी, श्रीमती उर्मिला दीक्षित। उर्मिला दीक्षित जो थे, उसने अपने जो संपत्ति थी उसके नाम उसने जो स्वयं अर्जित की थी, उसकी स्वयं की खरीदी हुई थी। तो उसने जो संपत्ति को अपने पुत्र जो है सुनील शरण दीक्षित के नाम जो है गिफ्ट डीड के जरिए दिनांक 2/9/2019 को जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसमें जो उसने शर्त अंकित की थी, श्रीमती उर्मिला दीक्षित ने शर्त अंकित की थी, उसमें ये लिखा था कि संपत्ति को मैं अपने पुत्र को जो है दान देती हूँ, गिफ्ट देती हूँ, लेकिन जो है वह मेरी जीवन पर्यंत देखभाल करेगा, मेरी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा और मेरे भरण पोषण का जो है सुचारू रूप से जारी रखेगा। इसके साथ ही एक वचन पत्र भी जो है उनके पुत्र ने लिखा था कि वह जो है संपत्ति को प्राप्त कर रहा है गिफ्ट डीड के जरिए, और वो अपनी माँ का, अपने इसका रख रखाव का, भरण पोषण का, जीवन पर्यंत उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगा। लेकिन जो है मित्रों, कुछ ही दिनों के बाद जो है जो उनका पुत्र था सुनील शरण दीक्षित, उसने अपनी माँ पर दबाव बनाना शुरू किया कि उसके पास जो बाकी संपत्ति है, उसके पास जो बाकी प्रॉपर्टी है, जो अन्य सामान हैं, कीमती सामान है, उन सबको भी उसके नाम से ट्रांसफ़र किया जाए। और जो है उसके ऊपर जो है बेरुखी जो है जाहिर की गई, तथा धीरे धीरे जो है उनके देखभाल में कमी की गई और देखभाल से उसको वंचित कर दिया गया, उसके भरण पोषण का ध्यान नहीं रखा गया। तो इस पर जो है व्यथित होकर जो श्रीमती उर्मिला दीक्षित थी, जिसने कि अपनी संपत्ति को गिफ्ट डीड के द्वारा, दान पत्र के द्वारा अपने पुत्र को ट्रांसफ़र किया था, व्यथित होकर उसने जो अपने वहाँ इलाके के एसडीएम महोदय को एक प्रार्थना पत्र जो है पेश किया 24/12/2020 को, यानी करीब 1.25 साल के बाद जो है प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय के यहाँ पेश किया गया कि जो उसने गिफ्ट दी थी अपने पुत्र को, जो संपत्ति ट्रांसफ़र की थी, उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसका पुत्र जो है उसकी देखभाल नहीं करता है, उसके भरण पोषण पर ध्यान नहीं देता है, और जो है अब उनके बीच में जो है तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं और जो है कटुता आ गई है, इसलिए वह उससे जो है अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहती है। तो मित्रों, इलाके के एसडीएम महोदय ने उस गिफ्ट डीड को, उस दान पत्र को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, शून्य करार कर दिया, और कहा कि जो संपत्ति वापस जो है श्रीमती उर्मिला दीक्षित को मिल जाएगी, उनके नाम से वापस कर दी जाए। तो जिससे व्यथित होकर जो उनके पुत्र थे सुनील शरण दीक्षित, उन्होंने उसकी अपील की
और अपील के बाद ये सिलसिला दोनों के बीच चलता रहा और अधिकरण उसमें सुनवाई करता रहा और मामला जो है माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां पर कि ये आदेश पारित किया गया कि गिफ्ट डीड को जो है या ट्रांसफ़र को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को ऐसी पावर नहीं है। इसलिए वो जो है श्रीमती जो उर्मिला दीक्षित थी उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया तथा उसके गिफ्ट डीड को वॉइड डिक्लेयर करने से मना कर दिया, जिससे एग्रीड होकर, जिससे व्यथित होकर श्रीमती जो उर्मिला दीक्षित थी उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपनी अपील दायर की और गुहार लगाई कि जो उसके द्वारा ऐसे ऐसे उसके जो ट्रांसफ़र किया गया था उसकी देखभाल नहीं की जा रही है, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसकी गिफ्ट डीड को जो है कैंसिल किया जाए और आदेश दिया जाए कि उसके भरण पोषण और सुख सुविधाओं आदि का ध्यान रखें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोनों पक्षों का जो तर्क थे उनको काफ़ी सुना। इस एक्ट का जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम था, जो प्रावधान थे, उनकी भी विवेचना की और विवेचना के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रुख रखा, अपना जो जजमेंट दिया, उसमें ये अंकित किया कि जो इस अधिनियम की जो उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता के जो भरण पोषण है उसकी समस्याओं को निदान करने के लिए समरी ट्रायल के रूप में किया जाए, ताकि जो है उनको परेशानी ना हो और जो खर्चीला जो प्रक्रिया है उससे उनको बचाया जा सके और जैसे उनके जो वेलफेयर के बारे में जो है उचित आदेश अदालतों को देने चाहिए, ताकि जो इस अधिनियम में प्रावधान है उनका इम्प्लीमेंटेशन उनको ढंग से लागू किया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों का वर्णन करते हुए जो श्रीमती उर्मिला दीक्षित थी, जिन्होंने कि अपने पुत्र श्री सुनील शरण दीक्षित को जो अपनी संपत्ति को गिफ्ट डीड से जो ट्रांसफ़र किया था, दान पत्र से ट्रांसफ़र किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस डीड को जो है कैंसिल कर दिया, उसको नल एंड वॉइड करार दिया और उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 28 फरवरी 2025 तक इस संपत्ति को वापस से जो है अपीलांट को यानी श्रीमती उर्मिला दीक्षित को रेस्टोर किया जाए, उनको वापस से उनको दी जाए। और जो ये जो आदेश है ये बिल्कुल अधिनियम के मुताबिक है और इससे वरिष्ठ नागरिकों की जो संपत्ति की सुरक्षा होगी और उनके अधिकार बरकरार रहेंगे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो सर्वथा जो प्रावधान है उनके अनुरूप है। वरिष्ठ नागरिक और माता पिताओं के पक्ष में ये बड़ा फैसला है। तो मित्रों, इसमें कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकला, इसका जो निचोड़ है फैसले का और इस जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के जो प्रावधानों का जो निष्कर्ष है, उससे हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, अपनी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, जेवर हो, किसी भी रूप में संपत्ति हो, उनके अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपने वारिसान को, अपने रिलेटिव्स को, अपने उत्तराधिकारियों को अवश्य दें। लेकिन उसमें जो ट्रांसफ़र डीड हो, जो गिफ्ट डीड हो या जो रिलीज डीड हो, तर्क हो या कोई भी ऐसी जो डीड हो या ऐसा विलेख हो जिसके द्वारा कि वो ट्रांसफ़र किया जाता है, उसमें इस शर्त का अवश्य अंकन करें कि जो है ये जो पुत्र है, वारिस है, जो रिश्तेदार है, उसका जीवन पर्यंत उसका देखभाल करेंगे, भरण पोषण के लिए जिम्मेवार होंगे तथा उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे कि इस तरह उसके जो वारिसान है, उसके उत्तराधिकारी हैं, उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो भी इस तरह का एक वचन पत्र लिखें कि वो जो संपत्ति ले रहे हैं अपने बुजुर्ग से, अपने पिता से, अपने माता से, वरिष्ठ से, तो उसके एवज में वो उनका ध्यान रखेंगे, उनका देखभाल करेंगे, जीवन पर्यंत उनके रख रखाव करेंगे और उनको जो है उनका परित्याग नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो संपत्ति जो है से वे वंचित रहेंगे, संपत्ति वापस उनको रेस्टोर कर दी जाएगी। इससे जो है दोनों के जो इंटेंशंस हैं, दोनों के आस हैं, वो सुरक्षित रहेंगे और एक दूसरे के प्रति वो कर्तव्यबद्ध रहेंगे, एक दूसरे के प्रति इस तरह वो जागरूक और सचेत रहेंगे। और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जो गलत परंपरा है, जो अबंडन छोड़ देना, परित्याग कर देना, भरण पोषण ना करना, संपत्ति को हड़प लेना, इन सब जो समस्याएं हैं उससे समाज में निजात मिलेगी, समाज में छुटकारा मिलेगा। मित्रों, यदि इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दिया है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।